Okay, now let's cover the last question, question number 7. Okay, so and now this question is given as question number 4th in 5th edition. In 4th edition this question is given as question number 7, and in 5th edition it is given as 4th question. The effect of permanent decrease in rate of nominal money growth, इस क्वेश्चन में हम इस एस्पेक्ट को कवर करेंगे. ओके, सपोज दैट द इकोनॉमी कैन बी डिस्क्राइब बाय द फॉलोइंग 3 इक्वेशंस. ये 3 इक्वेशंस हैं, ठीक है. और ए पार्ट कहता है कि इन 3 इक्वेशंस को 2 इक्वेशंस में कंसिडर करिए, 2 इक्वेशन में रिड्यूस कीजिए, जी वाई टी की वैल्यू को पुट कर ओ कॉन्स्टेंट. ठीक है, तो बड़ा आसान सी बात है, पहले मैं लिख लेता हूँ. क्वेश्चन नंबर 7 एज पर 4th एडिशन. तो मेरी 3 इक्वेशंस क्या गिवन है मेरे को, यू टी माइनस 1 इक्वल माइनस 0.4 जी वाई टी माइनस 3%, पाई टी माइनस पाई टी माइनस 1 माइनस यू टी माइनस 5%, जी वाई टी इक्वल्स टू जी एम टी माइनस पाई टी. ठीक है, पहला पार्ट कहता है कि इसको, इस इक्वेशन को, इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करिए और इन 3 इक्वेशन को कन्वर्ट कीजिए 2 इक्वेशंस में. 2 इक्वेशन रहने दीजिए. ओके, तो यू टी माइनस 1 माइनस 0.4 यहाँ पर मैं पुट कर देता हूँ. इट बिकम जी एम टी माइनस पाई टी माइनस 3% रेस्ट से. इधर पाई टी माइनस 1 माइनस यू टी माइनस 5%. तो ये पहले 3 इक्वेशंस थी, अब ये कन्वर्ट हो गई हैं 2 इक्वेशंस में. ठीक है, अब अगला पार्ट. अगला पार्ट क्या कहता है, सपोज इनिशियली यूटी इक्वल था लास्ट ईयर के इन्फ्लेशन के, लास्ट ईयर के अनएम्प्लॉयमेंट रेट के, दैट इज 5%. इकोनॉमी में नॉमिनल मनी ग्रोथ रेट वाज 13% एंड इन्फ्लेशन वाज 10%. और सेंट्रल बैंक ने नॉमिनल मनी ग्रोथ को परमानेंटली रिड्यूस कर दिया है 13% टू 3% स्टार्टिंग इन ईयर टी. अगर ये टी ईयर के लिए लिखी हुई है, बात टी ईयर में किया है, तो हम ये मान लेते हैं कि ये सारी बातें जो गिवन है मेरे को टी माइनस 1 ईयर के लिए लिखी हुई है. ठीक है, क्योंकि यहाँ से हमें टी के लिए मान रहा है. ठीक है, एक बार मैं ये बात लिख लेता हूँ. ठीक है, तो वो कहता है कि बी पार्ट से पहले कि अज्यूम करना है यू टी इक्वल है यू टी माइनस 1 के, यू टी इक्वल है यू टी माइनस 1 के, दैट इज 5%. ठीक है, नॉमिनल मनी ग्रोथ रेट टी माइनस 1 के लिए लिख ले रहा हूं मैं, 13% है, क्योंकि टी ईयर में तो 13 से 3 कर देगा. इन्फ्लेशन 10% दिया हुआ है, अगेन मैं उसको लास्ट ईयर के लिए मान लेता हूं 10%, क्योंकि अगर ये कम होगा 13 से 3 होगा तो इस पर भी इफेक्ट पड़ेगा टी ईयर के लिए. ठीक है, और नॉमिनल मनी ग्रोथ को जी एम टी को 3% कर दिया गया. जी एम टी 3% आ गई, 13% से 3% हो गई. क्या पूछा है कि यूजिंग अ कैलकुलेटर और अ स्प्रेडशीट प्रोग्राम, ओके, कैलकुलेट अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन फॉर द टाइम पीरियड T+1 T+10 ईयर के लिए जाना है. देखो बच्चों, वो खुद कह रहा है कि स्प्रेडशीट यूज करनी पड़ेगी आपको. तो मैं एक काम करता हूँ, मैं 1 साल के लिए आपको कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ. इतने सारे मैंने पार्ट्स करा दिए, आपको चीज़ें समझ में भी आ गई होंगी. मैं एक पार्ट 1 साल के लिए टी ईयर के लिए कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ. बाकी सबके मैंने कैलकुलेट किए हुए बाय यूजिंग स्प्रेडशीट ओनली, तो मैं आपको उनके आंसर्स लिख दूंगा. ठीक है, एंड यू कैन मैच योर सेल्फ. तो मैं टी ईयर के लिए निकाल के दिखा देता हूँ, अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन. तो हमें कैलकुलेट करना है बी पार्ट में अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन फॉर द टाइम पीरियड टी एंड सो ऑन. ठीक है, यही पार्ट है मेरा. अभी बताइए मेरी इक्वेशन क्या है. मेरी इक्वेशन ये है
यू टी माइनस यू टी माइनस 1 माइनस 0.4 जी एम टी माइनस पाई टी माइनस 3%, ये। और एक इक्वेशन ये है पाई टी माइनस पाई टी माइनस 1 माइनस यू टी माइनस 5%। ये इक्वेशन है मेरे सामने, ठीक है। अब मेरे को कैलकुलेट करना है यू टी तो निकालना है बेसिकली, क्योंकि वो सारी इंफॉर्मेशन पिछले साल के लिए हो चुकी है। लास्ट ईयर का इन्फ्लेशन 5% था, अनएम्प्लॉयमेंट रेट 5% था। बच्चों ये जो बात समझ में आई है आपको, ये बेसिकली ये अब चेंज हो गया है इसमें, क्योंकि टी ईयर ऑनवर्ड्स चीज़ें चेंज हो गई है। तो बेसिकली ये सपोज करो हमें ये गिवन था, यू टी के बारे में मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि वो 13% से 3% जब हो गया है तो मेरे को ना तो ये पता कि यू टी कितना है, ना मेरे को ये पाई टी पता है ना। ओके, ये 5% है, ये 0.4। जीएमटी कितना हो गया? 13 से 3% हो गया, यहां लिख दिया मैंने। पाई टी इन्फ्लेशन के बारे में मेरे पास जानकारी है क्या? नहीं है, ये तो कैलकुलेट करना ही है, माइनस 3%। अब इसमें इशू आएगा, इसमें मेरे को 2 वेरिएबल हैं और एक इक्वेशन है, सोल्व नहीं हो सकती, पर ठीक है। यू टी माइनस 5%, ये कैंसिल आउट हो गया, माइनस माइनस ये हो गया 0.4 पाई टी, ये आ गया। यस और नो? यू टी आ गया मेरा 0.4 पाई टी प्लस 5%। इफ आई अज्यूम दिस टू बी 1 and put this equation into this equation, I may get the values of pi t और u t। करके देख लेते हैं। पाई टी माइनस लास्ट ईयर इन्फ्लेशन कितना था? 10%। माइनस यू टी की मेरे पास इंफॉर्मेशन है 0.4 पाई टी प्लस 5%। ये मैंने यहाँ पे यू टी की वैल्यू पुट कर दी, ये वाली, माइनस 5%। ठीक है, तो इससे पाई टी आ गया। लेट्स चेंज द कलर। पाई टी कितना आ गया? माइनस 0.4, इसको इधर ले आता हूँ, माइनस ये आ गया प्लस 0.4 पाई टी, ये उधर गया, ये आ गया 10%। कितना आ गया? इसमें से पाई टी कॉमन लूँगा मैं, इसमें पाई टी कॉमन लूँगा तो ये 1 प्लस 0, ये हो जाएगा 0.1 डिवाइड बाई 1.4, आई गेस ये आ जाएगा। तो पाई टी कितना आ जाएगा? आप सोल्व कर लीजिए। कैलकुलेटर कहाँ है? ओके, एक सेकेंड, कैलकुलेटर नहीं है मेरे पास अभी। 0.1 डिवाइड बाई 1.4, ये आ जाएगा पाई टी 0.7142। ये मेरा इन्फ्लेशन आ गया 1 सेकेंड गलत हो गया। जब आप इसको डिवाइड करोगे 0.1 डिवाइड बाई 1.4, ये आ जाएगा 0.0714, ये आ गया आपका पाई टी। अगर आपके पास पाई टी आ चुका है तो यू कैन नाउ पुट दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन जहाँ से आपने निकाली थी। तो आपके पास यू टी आ जाएगा, तो यू टी आ जाएगा 0.4, पुट द वैल्यू ऑफ पाई टी दैट इज 0.0714 प्लस 5%। यू टी कितना आ गया? आप मल्टीप्लाई कीजिए, 0.0714 इंटू 0.4, 0.02856 प्लस 0.05, तो ये आ गया
0.05 प्लस 0.02856, ये आ गया 0.07856। बच्चों आई हैव कैलकुलेटेड पाई टी एंड यू टी फॉर टाइम पीरियड टी ओनली। ये मेरा इन्फ्लेशन है, ये मेरा अनएम्प्लॉयमेंट रेट था, हाँ है ना। ये बेसिकली 7.14% है। ये कितना है 7.14%। ये कितना है 7.85% समथिंग, यस और नो। ये कैलकुलेट हो गया। अब उसने बोला कि बाकी ईयर्स के लिए भी कैलकुलेट करके दिखाओ, तो मैं बाकी ईयर्स के लिए आपको सेम ऐसे ही होगा, ये वैल्यूज पुट कर देंगे। अब यहाँ पर ये वाली वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है, लास्ट ईयर वाली। तो आंसर क्या आएगा, मैंने इसको कैलकुलेट किया हुआ है, तो लेट मी राइट फॉर यू। टी आई हैव कैलकुलेटेड टी प्लस 1, टी प्लस 2, टी प्लस 3, टी प्लस 4। क्योंकि मैं ये लिख भी इसलिए रहा हूँ, मेरे को बताने इसलिए पड़ेंगे क्योंकि नेक्स्ट पार्ट जो हैं दैट आर बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन दैट वी विल मेक इन दिस बी पार्ट। तो ये है 3.1%, ये आ जाएगा 0.7% माइनस का, ये माइनस का 3.2%, ये माइनस का 4.1%, ये माइनस का 3.15%, ये माइनस का 2.1%, ये माइनस का 0.5%, ये 0.8%, ये 1.5%, ये 1.6%। इधर अनएम्प्लॉयमेंट रेट आ जाएगा 9.1%, 8.8%, 7.5%, 5.9%, 4.4%, 3.6%, 3.4%, 3.7%, 4.3%, 4.9%। आप जब कैलकुलेट करेंगे यू कैन मैच कि आपके ये आंसर्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे, यस और नो, ठीक है। अब मेरे को लिखना ये ज़रूरी था क्योंकि मेरे को इसके बी अगला पार्ट कराना है। सी पार्ट कहता है कि आप बताइए कि डज इन्फ्लेशन डिक्लाइन स्मूथली फ्रॉम 10 to 3%, वाई और वाई नॉट। कहता है कि क्या इन्फ्लेशन स्मूथली डिक्लाइन हुआ, भाई कैसे हो सकता है स्मूथली डिक्लाइन। अब आप देख लिए खुद ऑब्जर्वेशन। अभी ये देखिए मेरे को आंसर लिखना ज़रूरी था, इससे पहले आपने निकाला होगा कितना इन्फ्लेशन 7.14%, तो यहाँ है 7.14% टी ईयर में। तो क्या ये स्मूथली डिक्लाइन हो रहा है, नहीं हो रहा। देखिए 7.14 आ गया, उसके बाद 3.1 आ गया, एकदम से फिर डिक्रीज हो गया। तो नो, सी पार्ट में नो, इट इज नॉट स्मूथली, it is not smoothly decline. Why it is not smoothly decline? Because of, भाई आपने मनी की सप्लाई को परमानेंटली एक झटके से 10% से रिड्यूस कर दिया, 13 से 3 कर दिया, तो वो इन्फ्लेशन स्मूथली कैसे डिक्लाइन होगा। इन्फ्लेशन भी तो अजीबो ढंग तरीके से डिक्लाइन होगा ना। तो बिकॉज ऑफ परमानेंट डिक्लाइन इन नॉमिनल मनी सप्लाई फ्रॉम 13% to 3%, yes or no? आई होप आपको ये समझ में आया। लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन एंड लास्ट पार्ट। कंप्यूट द वैल्यू ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट रेट एंड इन्फ्लेशन रेट इन मीडियम रन। अभी मैंने आपको बेसिक्स में बताया था कि मीडियम रन में चीज़ें कांस्टेंट होने लगती हैं, चीज़ें वापस ट्रैक पे आ जाती हैं, चीज़ें नेचुरल रेट पे आ जाती हैं। आप ध्यान से देखेंगे एक बार फर्स्ट स्लाइड में अगर आप जाएंगे, तो अगर मैं आपको फर्स्ट स्लाइड में लेके चलूँ, हाँ फर्स्ट स्लाइड में अगर आपको मैं लेके चलूँ, तो मैंने आपको बताया था मीडियम रन में आपका ग्रोथ रेट ऑफ आउटपुट नॉर्मल ग्रोथ रेट ऑफ आउटपुट के इक्वल हो जाता है, यूटी यूएन के इक्वल हो जाता है, बेसिकली लास्ट ईयर के इन्फ्लेशन के इक्वल आ जाता है, इन्फ्लेशन लास्ट ईयर के इक्वल आ जाता है, ठीक है। बेस्ड ऑन माई कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग
मैं क्या लिख सकता हूँ, अब आप देखिए मेरी इक्वेशंस क्या हैं। मेरी इक्वेशन है यू टी, मैं डी पार्ट का आंसर कर रहा हूँ, यू टी माइनस वन माइनस 0.4, डिड्यूस फॉर्म में यही है, जी एम टी माइनस पाई टी माइनस 3%, एंड जो दूसरी इक्वेशन है वो क्या है, पाई टी माइनस वन माइनस यू टी माइनस 5%। ये मेरी दो इक्वेशन है। इन मीडियम रन this will become zero, isn't it? ये जीरो हो जाएगा। ओके, माइनस 0.4, मनी की ग्रोथ कितनी हो चुकी है, 3%, पाई टी आ जाएगा, ये रिड्यूस हो गया, तो इन्फ्लेशन इन टाइम पीरियड टी कितना आ जाएगा, 0%। इन मीडियम रन इन्फ्लेशन विल बी 0%। दूसरी बात मेरे से इस पार्ट में क्या पूछी थी, कंप्यूट द वैल्यूज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट रेट एंड इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन निकल के अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी निकालना है। ओके, अनएम्प्लॉयमेंट रेट कुछ नहीं होगा, वी नो दैट इन मीडियम रन यू टी इक्वल्स टू यू एन, नेचुरल रेट के इक्वल होगा। अब बताइए नेचुरल रेट कितना है, नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट ये रहा 5% हो जाएगा। ये तो आसान है पार्ट, बस आपको पता होना चाहिए, बस आपकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को चेक कर रहा था। तो इन मीडियम रन इन्फ्लेशन विल बी 0% and actual rate of unemployment will be equals to natural rate of unemployment, that is 5%. With this we are done with question number 7 and numericals of Okun's. In this series we have covered the numericals of Phillips curve, explicitly based on Phillips curve relation, and in this chapter we have covered the numericals based on Phillips relation, Okun's relation and Eddy relation. I hope आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। कहीं पर भी कोई डाउट है you can ask me from your home itself. Thank you.